लेक्चर है। सो गाइज, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज जो हमारा लेसन रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्कफेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजीसी नेट 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिकॉज आज जो हमारा लेक्चर है उसमें से कम 5 से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे इन दोनों एग्जाम्स में से। सो लेक्चर में भी थोड़ा बड़ा हो सकता है गाइस, सो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जब भी दो एलिमेंट्स हैं, इसमें हमेशा दो एलिमेंट्स ही होंगे। पहली बात तो ये है, जब हम दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं सो दैट उनको कंपेयर करके हम क्या करें, अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सके इन अ एक्यूरेट मैनर। सो उस चीज़ के लिए हम रेशियो एनालिसिस को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो आइटम्स के बीच में से रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जाता है सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके रिजल्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सके। फाइनेंशियल एनालिसिस करने का ये बेसिकली एक टूल होता है। इसकी हेल्प से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उस चीज़ को हम पता कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद रेशो होता क्या है? बेसिकली जो रेशो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज होती है या फिर एक प्योर रेशो होती है हमारी, जो कहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दो फिगर्स हैं उनमें से रिलेशनशिप को हम मेज़र करते हैं। मेज़र करने के लिए एक यार्ड स्टिक का ये काम करती है रेशो, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशो। बेसिकली जो रेशो होती है उसको ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट जो होती है लिक्विडिटी रेशो होती है, सेकंड जो होती है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज रेशोज भी हम इसे बोल सकते हैं, थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज एंड फोर्थ है एक्टिविटी रेशोज, राइट। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? नाम से ही पता चलता है, लिक्विडिटी मतलब फ्लेक्सिबल रेशोज, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिन चीज़ों में, उन चीज़ों को जब हम आपस में क्या करते हैं, उनमें से रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेशो, लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। सो लिक्विडिटी रेशो एनालिसिस जो है ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है फर्म की and indicate the ability of the firm to meet its short-term commitments out of its short-term resources। short-term resources क्या क्या मतलब है यहाँ पे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से लिया गया है। सो जो लिक्विडिटी रेशो हमारी होती है उसको हम सॉल्वेंसी रेशो भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है द रेशोज विच इंडिकेट द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म आर द करंट रेशो। फर्दर जो लिक्विडिटी रेशोज हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक करंट रेशो होती है हमारी, लिक्विडिटी रेशो आल्सो नोन एज द एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो कह सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट है करंट रेशो क्या होती है और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, करंट रेशो जो होती है उसको आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड करना या फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करना। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रिलेशनशिप को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज़ को, तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट रेशो आ जाती है। तो इसकी सेटिस्फैक्ट्री जो पोजीशन मानी जाती है वो है 2:1। नेक्स्ट है करंट एसेट्स में अब हम क्या ले सकते हैं? सबसे पहले जो हम ले सकते हैं वो है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में हम क्या कर सकते हैं, लाइक पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर फिनिश्ड गुड्स आ जाती हैं। सो इन सभी को हम करंट एसेट्स में कंसीडर कर सकते हैं विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश। सो नेक्स्ट उसके बाद है स्टोर्स हो गया, स्पेयर्स हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस हो गई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम्स रिसीवेबल्स एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। गाइस ये इनके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि समटाइम्स क्या आ जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि किस चीज़ को हम करंट एसेट्स में कंसीडर नहीं करते। तो ऑप्शंस आपको आ सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती है? करंट लायबिलिटीज़ में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? सबसे पहले क्या है,
सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, एडवांस रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन्स पेएबल विद इन 12 month, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ऑल दीज आर कंसिडर्ड इन द करंट लायबिलिटी. सो करंट एसेट्स को जब हम करंट लायबिलिटीज़ के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट रेशियो आ जाती है. नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो. ये भी क्या है, इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं करंट रेशो के, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करंट एसेट्स में हम कंसीडर करते हैं बट क्विक एसेट्स में कंसीडर नहीं करते, वो आपको नेक्स्ट बताऊंगी. और इसकी जो सेटिस्फैक्ट्री रेशो जो है वो है 1:1, और इसको आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है दैट इज़ क्विक रेशो को जब हम क्विक लायबिलिटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्विक रेशो और वी कैन से एसिड टेस्ट रेशो हमारे पास आ जाती है, राइट. सो क्विक एसेट्स जो होती हैं वो करंट एसेट्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज आपको बताया था कि पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद फिनिश्ड गुड्स. सो वो इन्वेंट्रीज होती हैं. तो जब इन दोनों चीज़ों को, प्रीपेड एक्सपेंसेस और जो इन्वेंट्रीज होती हैं, इसको हम एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, क्विक एसेट्स. नेक्स्ट है क्विक लायबिलिटीज़. कौन सी होती हैं, क्विक लायबिलिटीज़ में हम बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम जो एडवांस में हम रिसीव करते हैं उसको हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, क्विक रेशो. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड जो है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज रेशो. पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास करंट रेशो होती है, करंट रेशो के बाद हमने देखा था एसिड टेस्ट रेशो या फिर क्विक रेशो को आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है. फिर उसके बाद इन दोनों की जो सेटिस्फैक्ट्री रेशो है वो क्या रहती है, वो भी याद करना हमें इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज रेशोज कौन सी होती हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो होती है फर्म की उसको इंडिकेट करता है एंड ऑल्सो इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइक मैच्योरिटी के टाइम पे हमारे जितने भी ड्यूज़ हैं उनकी रीपेमेंट कैसे करनी है, पीरियडिकली अपने जो लोन्स ले रखे हैं उनके इंटरेस्ट की कैसे पेमेंट करनी है. जब एक फर्म इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहती है तो उस केस में वो लिवरेज रेशो देखती है या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो देखती है. नेक्स्ट इसको आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला क्या है, और फर्दर इसको क्या है डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ कैटेगरीज लाइक डेट और इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू टोटल कैपिटल रेशो. नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, राइट. वन बाय वन अब नेक्स्ट करते हैं. डेट इक्विटी रेशो कौन सी होती है, डेट्स जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या ले रखे होते हैं, लोन्स की फॉर्म में ले रखे होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेट्स. और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स के जो फंड्स हमारे पास होते हैं जिसको हम अपनी खुद की कैपिटल ही कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी. सो नाम से ही पता चल रहा है, कहते हैं डेट और इक्विटी की प्रोपोर्शन जो होती है उसको इंडिकेट करती है, इनके रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स. सो लॉन्ग टर्म डेट्स को जब हम शेयर होल्डर्स के फंड के साथ डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाती है, डेट और इक्विटी रेशो, और इसकी जो सेटिस्फैक्ट्री रेशो है वो है 2:1. ओके. नेक्स्ट अब लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं और शेयर होल्डर फंड्स में हम क्या कंसीडर करते हैं. देखिए लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं. लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं वो बेसिकली लोन्स होते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हों या फिर वो अनसिक्योर्ड हों, लाइक डिवेंचर्स. डिवेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म जब हम लोन्स लेते हैं अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स में आ जाएंगे. नेक्स्ट उसके बाद या फिर डेट्स में जिनको हम कंसीडर करते हैं, बॉन्ड्स आ जाएंगे, लोन जो हमने लिए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन सभी चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कि डेट्स में कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट उसके बाद है शेयर होल्डर्स फंड्स. अब शेयर होल्डर्स के जो फंड्स हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड
प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, लाइक एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गई, या फिर होल्डिंग्स लगानी होती हैं हमें, उस चीज़ के एक्सपेंसेस हो गई। पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करने के टाइम जो भी हमने डिस्काउंट किया है तो उस चीज़ को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो बेसिकली जो शेयर कैपिटल हमारे पास फंड्स अवेलेबल होते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं या फिर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको ये मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। तो अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जो भी रिजर्व्स रखे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, उनको ऐड करके माइनस कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स जो हमारी होती हैं, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। सो जब हम लॉन्ग टर्म फंड्स को यानी डेट्स को शेयर होल्डर फंड्स के साथ क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं या फिर इनके बीच में से रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है? डेट इक्विटी रेशियो आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास? प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है? दिस रेशियो बेसिकली इंडिकेट्स द जर्नल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म एंड द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रोप्राइटर्स फंड बाय द टोटल फंड। सो बेसिकली ये जो रेशियो होती है फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, लॉन्ग टर्म इसकी सॉल्वेंसी क्या रहेगी, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम प्रोप्राइटरी रेशियो को यूज़ करते हैं। सो प्रोप्राइटर के जो फंड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है टोटल जो फर्म के फंड्स होते हैं। तो उस चीज़ की से हम क्या क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहने वाली है इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी फंड्स जो होते हैं, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? सेम जो शेयर होल्डर्स फंड्स में लेते हैं। शेयर होल्डर फंड्स में क्या लेते थे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जो हमारे पास क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं, उनमें से फिक्टिशियस एसेट्स को हम डिडक्ट करके प्रोप्राइटरी फंड्स जो होते हैं हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टोटल फंड्स होते हैं, टोटल फंड्स में हम क्या करते हैं? जितनी भी हमारे पास फिक्स और करंट एसेट्स होती हैं उनका टोटल करके हम टोटल फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें हमने क्या कर लिया? प्रोप्राइटरी रेशियो कर लिया। और हमने क्या कर लिया? डेट इक्विटी रेशियो। ये हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो को फर्दर हमने दो जो रेशोज थी हमारी उनको हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेट टू टोटल कैपिटल रेशो। डेट टू टोटल कैपिटल जो रेशो होती है बेसिकली ये एक फर्म की जितनी कैपिटलाइजेशन होती है, ठीक है, उस कैपिटलाइजेशन में जितनी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बेसिकली इट इंडिकेट्स व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द परमानेंट कैपिटल ऑफ द फर्म इज इन द फर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। सो ये आइडेंटिफाई करता है कि एक फर्म के लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं, उसको क्या करता है? डिवाइड करता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म के जितने भी डेट्स हैं उन दोनों को डिवाइड करता है। देखिए नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ मैं ये होता क्या है। ओके, लॉन्ग टर्म हमारे पास डेट्स क्या होते हैं? लाइक जैसे क्या हो गया? डिवेंचर्स हो गए हमारे पास, या फिर क्या है? बॉन्ड्स हो गए हमारे पास, या फिर जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने इंटरेस्ट की फॉर्म में कुछ पे करना है, वो चीज़ होगी। सो उस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं जो हमारे पास खुद के फंड्स हैं, लाइक शेयर होल्डर्स फंड, लाइक जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गए हमारे पास, रिजर्व्स हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को लेस करके जो भी हमारे पास आता है प्लस जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं उन दोनों को प्लस करके हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होती है बेसिकली जो रेशियो होती है
मेजर करती है द डेट सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म इन सो फार एज द फिक्स एसेट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म लोन्स इज कंसर्न्ड। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द EBIT. EBIT stands for earning before interest and taxes, out of which they will be paid. So जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होती है, इसको आइडेंटिफाई करने का, इसको मेजर करने का जो मेथड है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट। जब हम इसको इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाती है। नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरिंग रेशियो। बेसिकली ये जो रेशो होती है, कहते दिस इज अ मोर कॉम्प्रेहेंसिव मेजर टू कंप्यूट द डेट सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। जितने भी फर्म के डेट्स हैं उनको पे करने की कितनी कैपेसिटी है एक फर्म की, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो देखते हैं। इट बेसिकली शोज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इन अ इंस्टॉलमेंट्स आर कवर्ड बाय द टोटल ऑपरेटिंग फंड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि एक फर्म है, फर्म के जितने भी ऑपरेटिंग फंड्स हैं टैक्सेस को पे करने के बाद उनके पास कितने फंड्स अवेलेबल रहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक फर्म की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है उसको मेज़र करते हैं, उसको क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो इसको आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला जो हमारे पास रहता है वो है अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड अदर जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स के साथ। इसकी जो हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री रेशियो रहती है वो रहती है 2:1। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्या मतलब है, कहते हैं ये जो रेशियो होती है ये एक फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को शो करती है और क्या करती है, इट्स एबिलिटी टू इंश्योर अ एडिक्वेट रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की एडिक्वेट रिटर्न को इंश्योर करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम आइडेंटिफाई करते हैं और फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को देखने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो बेसिकली एक फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जो है कैन बी मेजर्ड बाय इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट। सो फर्दर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है कैन बी डिटर्मिन इन रिलेशन टू द सेल और इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट, राइट। So, profitability ratio further can be divided into a number of categories. Like first one is a gross profit margin, second one is a net profit margin, and third one is a expenses ratio. नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होती हैं इन्वेस्टमेंट के केस में, पहले जो थी वो सेल्स के केस में थी और ये जो है इन्वेस्टमेंट के केस में, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, अर्निंग पर शेयर हमारे पास क्या रहने वाली है, डिविडेंड पर शेयर क्या होने वाला है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहने वाली है और प्राइस अर्निंग रेशियो क्या रहने वाली है। ये सभी क्या है, स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के उनको कितना प्रॉफिट होने वाला है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये रेशियोज देखते हैं और फर्म की एफिशिएंसी जो होती है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखी जाती है। सो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसको सेल्स के साथ हम डिवाइड करेंगे, नेट सेल के साथ, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस रेशियो बेसिकली कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल, सेल
को ग्रॉस प्रॉफिट के साथ डिवाइड करके उसको क्या कर सकते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन prices, a sales volume and cost. So gross profit margin can be identified by dividing the gross profit into the divided by the net sales into 100. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं अ फर्म शुड हैव अ रीजनेबल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टू इंश्योर कवरेज ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू द owners of the business, is that the shareholders. To judge whether the ratio is satisfactory or not, it should be compared with the firm's past ratios or with the ratios of similar firms in the same industry or with the industry average. So अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि रेशो हमारी सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमारे पास, प्रीवियस ईयर के जो भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं उनको हम करंट जो हमने निकाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन. कहते हैं ये जो रेशो होती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट होते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस होते हैं, नेट प्रॉफिट जो होता है आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट होता है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं नेट सेल्स के साथ तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन. तो बेसिकली ये जो रेशो होती है इंडिकेट करती है फर्म की एबिलिटी को टू लीव अ मार्जिन ऑफ रीजनेबल कंपेंसेशन टू द ऑनर्स फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स. वही आ गया जो इंटरेस्ट और टैक्सेस होते हैं उनको पे करने के बाद जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं नेट सेल्स के साथ. नेक्स्ट हमारे पास है नेट नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस रेशो. क्या होती है, कहते हैं दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेरियस एक्सपेंसेस बाय सेल्स. अ नंबर ऑफ एक्सपेंसेस जो हमारे पास आते हैं लाइक मटेरियल कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, सो इन सबको हम नेट सेल के साथ डिवाइड कर सकते हैं और एक्सपेंसेस रेशो निकाल सकते हैं. लाइक फर्स्ट क्या है हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो. सो जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स तक, तो उस मटेरियल कंज्यूम जो हुआ है उसको जब हम नेट सेल के साथ डिवाइड करते हैं इनटू 100 फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू द परसेंटेज, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मटेरियल कंज्यूम रेशियो. नेक्स्ट उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो. सो मैन्युफैक्चरिंग पे जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं जब हम उनको डिवाइड करते हैं नेट सेल के साथ और इनटू 100 तो हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100. सिमिलरली सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक हमारे पास एडवर्टीजिंग के एक्सपेंसेस जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं वो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं. पैम्फलेट्स जो होते हैं, होल्डिंग जो होती हैं हमारे पास, ये सारे एक्सपेंसेस हम सेलिंग एक्सपेंसेस में कंसीडर कर सकते हैं. सो सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, इस चीज़ से हम सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशियो. क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100. नेक्स्ट उसके बाद है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो होते हैं और उनको जो भी हमारे डेट्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उनको हमने टैक्सेस पे करने होते हैं, सॉरी गवर्नमेंट को जो हमने टैक्सेस पे करने होते हैं, डेट डिवेंचर्स जो हमारे होते हैं उनको हमने इन रिटर्न जो पेमेंट करनी होती है, रीपेमेंट करनी होती है, तो वो सारे हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आते हैं. सो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को जब हम नेट सेल के साथ डिवाइड करते हैं तो हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, एक्सपेंसेस रेशियो को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे. नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स. कहते हैं बेसिकली ये जो रेशो होती है
ये एक फर्म के टोटल फंड्स जो होते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है। बेसिकली ये क्या करती है, मेजर करती है रिलेशनशिप्स बिटवीन नेट प्रॉफिट्स एंड द टोटल एसेट्स। जितनी भी हमारी फर्म की टोटल एसेट्स होती हैं, या तो वो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, दोनों को हम टोटल एसेट्स बोलते हैं। सो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट्स होते हैं आफ्टर टैक्स एंड पेमेंट, जितने भी हमारे डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उन सबको पे करने के बाद जितने भी टैक्सेस फर्म ने पे करने होते हैं, वो सारे टैक्सेस पे करने के बाद हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसको हम जब टोटल एसेट्स के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाती है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका क्या मतलब है, कहते हैं दिस रेशो बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सो बेसिकली इट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ द ओनर्स एंड द क्रेडिटर्स आर बीइंग यूज्ड। सो इसका बेसिक मतलब क्या है कि जो भी एक फर्म के लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ऑनर्स के, लाइक जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए और प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं ऑनर्स के और क्रेडिटर्स के, उनको एफिशिएंटली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को इंडिकेट करती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इसको आइडेंटिफाई करने का जो फॉर्मूला है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या लेते हैं, शेयर होल्डर्स के फंड्स ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले लेते हैं, लाइक जैसे डिवेंचर्स हो गई। सो टू हैव अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में बी यूज्ड एज अ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट उसके बाद है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो होती है उसकी रिटर्न को आइडेंटिफाई करना। सो बेसिकली दिस रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट्स टू ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड के साथ रिलेशनशिप को मेजर करती है ये। बेसिकली शेयर होल्डर्स फॉल इनटू द टू ग्रुप्स, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए और इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए। सो डिनोमिनेटर हम क्या रखते हैं, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल को भी कंसिडर करते हैं और जो होती है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम ऐड करते हैं। सो नेट प्रॉफिट जो होता है हमारे पास आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। नेक्स्ट हमारे पास टोटल शेयर होल्डर फंड्स में क्या आ जाता है, ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो रिजर्व्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड करते हैं। और पहले आपको बताया था कि इसमें फिक्टिशियस एसेट्स को हम डिडक्ट कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक जो भी हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसका क्या मतलब होता है, जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट्स होते हैं आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर देती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको पे करना होता है जो हमने डिविडेंड, अगर उसको मैं लेस कर दूं, डिवाइड कर दूं ऑर्डिनरी शेयर क्या होल्डर्स इक्विटी और नेट वर्थ इनटू 100, तो मैं रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी को आइडेंटिफाई कर देती हूँ। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी और नेटवर्थ इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। सो बेसिकली ये एक डेफिनेशन ही लगा सकते हो आप शेयर होल्डर्स फंड्स की, के सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल आती है और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स को लेते हैं, फिर ऐड करते हैं उसमें से रिजर्व्स और लेस करते हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर जो होती है ये अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया,
शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर उनकी जो हम उनकी नेटवर्थ होती है या फिर उनकी जो अर्निंग्स होती हैं उस चीज़ को अगर आइडेंटिफाई करना है हमें, तो हम ईपीएस को देखते हैं। ईपीएस क्या होती है? अर्निंग पर शेयर पे हमें कितनी अर्निंग्स हो रही है, अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस जो डिविडेंड है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डिविडेंड पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो का क्या मतलब होता है? कहते हैं बेसिकली डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होती है ये आइडेंटिफाई करती है रिलेशनशिप बिटवीन द अर्निंग्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड द डिविडेंड पेड टू देम। जो उनको डिविडेंड पे किया गया है और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको जब डिवाइड किया जाता है तो हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो टोटल डिविडेंड पे टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जितना हमने डिविडेंड पे किया है, डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100। इसका जो दूसरा मेथड है वो है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस जो हमारे पास आती है। ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पीछे बता ही दिया है, इनटू 100। नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो। बेसिकली जो प्राइस अर्निंग रेशियो होती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट प्राइस जो होते हैं शेयर्स के उसको हम ईपीएस के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इट बेसिकली मेजर्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड मार्केट अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। बेसिकली जितने भी इन्वेस्ट करने वाले हैं इन्वेस्टर्स कंपनी में, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम प्राइस अर्निंग रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं, सो दैट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्राइसेस को सेट कर सकें। नेक्स्ट उसके बाद है एक्टिविटी रेशियो। कहते ये जो रेशियोज होती हैं आर ऑल्सो कॉल्ड है, इसको हम एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं या फिर एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो बोल सकते हैं या टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। बेसिकली दीज रेशियोज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द वेरियस एसेट्स ऑफ अ फर्म। ये क्या करती है? सेल्स और डिफरेंट डिफरेंट फर्म की जो एसेट्स होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। सो बेसिकली द वेरियस रेशोज अंडर दिस ग्रुप आर लाइक इन्वेंट्री हो गया, सेम वर्क जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स इंक्लूड होती है इन्वेंट्री में। और दूसरा स्टॉक टर्नओवर रेशो भी हम देख सकते हैं, डेट टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसेट टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और एवरेज क्रेडिट पीरियड। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सो बेसिकली ये जो रेशियो है शो करती है द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द इन्वेंट्री लेवल, राइट। सो इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशो होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम एवरेज स्टॉक के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाती है। अब एवरेज स्टॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एवरेज स्टॉक के लिए हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक होता है डिवाइड बाय 2, इससे हम क्या कर सकते हैं? एवरेज स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका क्या मतलब है? कहते हैं बेसिकली ये जो रेशियो होती है ये एक फर्म के डेटर्स जो होते हैं उनकी लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करती है, राइट। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट सेल एंड द डेटर्स। जो हमारी फर्म के डेटर्स हैं उनकी लिक्विडिटी कितनी है,
उनको कितनी हमने क्रेडिट सेल की है डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करती है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या मतलब है, मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय डेटर्स की जो जितनी टर्नओवर आती है उस चीज़ को डिवाइड करके हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड पता चल जाता है। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड बेसिकली क्या होती है, कहते हैं दीज रेशियोज आर इंडिकेट the efficiency of the trade credit management. A higher turnover ratio and the shorter collection period basically indicates a prompt payment by the debtors. On the contrary, low turnover ratio and the longer collection period indicates a delaying payment by the debtors, right? नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, एसेट टर्नओवर रेशियो। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एसेट एम्प्लॉयड देयर आर मेनी वेरिएंट्स ऑफ दिस रेशियो। दीज रेशियोज मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स, राइट। सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो होती है हमारे पास, सेल्स जितनी हुई है हमारी फर्म की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स जो है हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट उसके बाद है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है एसेट टर्नओवर रेशियो। हायर रेशियो आर इंडिकेटिव ऑफ एफिशिएंसी मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वाइल जो लो रेशियो होती है वो शो करती है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज क्रेडिट पीरियड। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो होती है, क्रेडिट जो हमने परचेज की है डिवाइड बाय एवरेज जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे पास, इससे हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एवरेज क्रेडिट पीरियड को आइडेंटिफाई करने का सेम जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो के केस में करते थे हम, मंथ इन अ ईयर और वी कैन से डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप एक बार ज़रूर इस पूरे लेक्चर को दोबारा फिर से देख लीजिएगा और अपनी जो भी मेथड्स हैं रिवाइज कर लीजिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।